बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिलमान नहीं बदलेगा। बदलेगा है कफन लाश का पर शमशान नहीं बदलेगा। तुम बदलो या हम बदलें, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। दोस्तों, जीएसटी की बात चल रही थी, मोदी जी की बात चल रही थी। मैं तो दो पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि देशवासी तुम्हें क्या बताएं, और बात आप तक पहुंच जाए तो आपके हाथ खुलने चाहिए कि देशवासी तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं नोटबंदी ने मारा है, और हम जीएसटी के सताए हुए हैं नोटबंदी ने मारा। कह रहे थे जीएसटी आते सब सस्ता हो जाएगा, कि कौन सी चीज सस्ती हुई है कोई आकर के हमको बताए। जेटली केटली पकड़ा देगा कोई जाकर नमो को बताए। ये बना करके दे के सबको ये बाबा का ठुल्लू, दे के सबको ये बाबा का ठुल्लू, हमको उल्लू बनाए हुए हैं नोटबंदी ने मारा है, और हम जीएसटी के सताए हुए हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ठहाकों में फिर से एक बार लोटपोट हो जाएं। इसके लिए सतना से आए हुए आपने तमाम कई बार देखा होगा लाफ्टर के फाइनल में पहुंचते हुए अशोक सुंदरानी ऐसा नाम है जो बिना 50,000 की थैली लिए आता नहीं है, लेकिन कांति भाई ने जीएसटी लगा करके उनको बुला लिया। तीर रखता है, कमान रखता है, बुलंद हौसलों की जुबान रखता है। आप रखते हैं अपने दिल में अपनी बातें, अशोक सुंदरानी अपने दिल में पूरा हिंदुस्तान रखता है। एक बार जोरदार तालियां अशोक सुंदरानी के लिए। भाई साहब की नजर मेरे ऊपर ही टिकी रहेगी कि ये निकले तो मेरा हो और मैं जाऊं। आइए सर, इनको पता था कि अच्छा कवि कब आएगा। अच्छा है, जा तो नहीं है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कभी कभी आदमी फोकट ही खुश हो जाता है। नहीं, बावरा बोला था ना, इधर से छेद है, इधर से निकल जाए सीधे सीधे। 1 मिनट में सब निपट गया। अब अच्छे लोग हैं जी, कोई तनाव वनाव मत पाइएगा। मैं कोई ज्ञान वान की बातें नहीं करने वाला हूँ। अच्छा लगता है, बार बार कहा गया तालियां बजाइए। ताली क्यों बजाओ? नहीं, काय के लिए बजाओ? जबरदस्ती ताली तैयार है, अच्छा बजा रहे, अच्छा सब कुछ अच्छा कर रहे, जबरदस्ती का। कहीं कहीं आदमी फंसता है। लायंस क्लब का अग्निशिखा का संयुक्त आयोजन, मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो फंसा था लखनऊ के सहारा स्ट्रीट में, सामने ऐसे ही भाई साहब जहाँ बैठे 27-28 साल का नौजवान बैठा था। 10 मिनट तक मैंने कविता सुनाई, एक बार भी उसने ताली नहीं बजाई। मैंने कहा कमाल है भाई साहब, आप ताली नहीं बजा रहे। वो बोला क्यों बजाऊं, अमीर आदमी पैसे वाला हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे। अरे मैं हैरान, मैंने कहा ऐसा भी होता है क्या? साहब जैसा कि बताया, लाफ्टर के सेमीफाइनल तक की यात्रा की, लाफ्टर 3 की 10 मिनट तक हंसाने की कोशिश की, हंसा क्या, मुस्कुराया तक नहीं, सूंबड़े जैसा बैठा रहा। मैंने कहा कमाल है भाई साहब, आप हंस भी नहीं रहे। बोला क्यों हंसूं, अमीर आदमी पैसे वाला हूं, हंसने के लिए आदमी रखे।
मेरे लायंस क्लब के वाशी के अच्छे लोग हो। 3 महीने बाद उसने शादी की, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने सोचा अमीर आदमी, क्या पता इसके लिए भी व्यवस्थाएं बना के रखी हो भाई साहब। तो मेरे हंसने मुस्कुराने वाले अच्छे लोग हो, आप कभी इतने अमीर मत बनना कि आपको हंसने और ताली बजाने के लिए भी आदमी रखने की जरूरत पड़े। एक बार पूरा सदन तालियां बजा करके मुझे आदेशित करे, मैं शुरू होना चाहता हूं। लता हया जी का आगमन हुआ। महिलाएं, लोग मानते हैं कि कोमल होती हैं, दया और प्रेम की। आप आगे, मेरी इज्जत रह गई भाई साहब। नहीं तो आत्महत्या के सिवाय कोई चारा नहीं था मेरे पास भाई साहब। आप जिस उम्र में, मैं उस उम्र में पहुंच जाता भगवान की कसम, अगर आप ना लौटते तो। कहीं भी बैठ जाइए, मैं आपको ही देखता रहूंगा। मेरी नजर आप पे टिकी रहेगी, जैसी बाबा की नजर हनीप्रीत पे टिकी थी, मेरी नजर आप पे टिकी रहेगी। बाबा बैठ जाओ आप। जैसे कृष्ण ने आकर के द्रौपदी की लाज बचाई थी प्रभु, मेरे लिए आप साक्षात भगवान कृष्ण हो। आपने चीर बचाई है आज मेरी। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ दादा। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल में लगे के कण को प्रणाम करता हूँ, कण में छिपे हुए अणुओं को प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक अणु में छिपे हुए परमाणुओं को प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक परमाणु में छिपे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। कुल मिला के दादा मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ भाई साहब। तालियां वालियां बजती रहनी चाहिए भाई साहब। मैं आनंद देने वाला कवि हूं, मैं कभी कभी तनाव नहीं देता। फोटोग्राफर साहब आप भी बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा आप शायर हैं? अरे सच मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई बात दिल पे मत लेना, फेफड़े पे लेना, क्योंकि फेफड़े 2 होते हैं, दिल ही होता है। बैठ जाइए आप। अच्छा चलिए, मैं आदर से कह रहा था, चलिए मैं लता है अब यही। महिलाएं, ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं दया और प्रेम की प्रतिमूर्ति होती हैं। मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है। मुझे लगता है महिलाएं दया प्रेम की प्रतिमूर्ति नहीं होती, थोड़ी सी कठोर होती हैं। नहीं, मैं अपनी बात को सिद्ध ऐसे कर सकता हूं कि जितनी भी पत्नियां होती हैं, जितनी भी महिलाएं होती हैं, वो अपने पति की छोटी बहन को प्रेम पूर्ण दृष्टि से कम देखती हैं। इसके विपरीत जो पति होता है, अच्छा है, आप सब अनुभवी लोग हैं। जिन लोगों ने तालियां बजाई वो ज्यादा ही प्रेम की दृष्टि से देखते होंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपके चेहरे पर हंसी आती है। मैं कभी तनाव में नहीं रखता। मुझे लगा करता है कि क्यों रुलाने का काम करूं। रुलाने के लिए आपके रिश्तेदार कम है कि मैं रुलाऊं आकर के आपको? अच्छा है, आप बहुत तनाव में आते हैं, बहुत यहाँ हंसने के लिए आते हैं, तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, इसके लिए हम लोग मंगवाए जाते हैं बाहर से। और आज वही, मैंने ये नहीं कहा कि उठवाए जाते हैं, कभी कभी हम लोग उठवाए भी जाते हैं। बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला। अंदर आए तो चाय के लिए, नाश्ते के लिए बुके देकर के सम्मान किया। ये बहुत कम होता है, ये बंबई का कल्चर है, हर जगह इतना नहीं होता। कानपुर में मैं मंच से नीचे उतरा, मेरे लायंस क्लब के अच्छे लोग बैठे, मैं मंच से नीचे कैसे कैसे हास्य कवि की बेइज्जती होती। मैं कानपुर से नीचे उतरा मंच से कि एक आदमी ने मेरे को पकड़ा, बोले सुंदरानी जी आप कवि हैं क्या? भाई साहब खून का घूंट पीना पड़ा, क्योंकि उसने तब पूछा जब मैं अपनी सारी कविताएं पढ़ के नीचे उतरा। कैसे कैसे बेइज्जती होती है साहब, अगले को पता ही नहीं चल रहा कैसे बेइज्जती कर रहा। बोले आप कवि हैं क्या? मैंने खून का घूंट पिया। मैंने कहा हाँ साहब कवि हूं। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? अरे मैंने कहा वो कवि तब तो अपन कवि, वरना सिंधियों में कौन सा हिंदी का कवि। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? अरे मैंने कहा ज्ञानपीठ पुरस्कार आया उनके लिए भाई। बोले आपके पिताजी भी कवि थे क्या? अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई साहब आप इतना लंबा पूछ क्यों रहे हो? वो बोला भाई साहब बुरा मत मानना, मैं तो केवल इतना पता लगा रहा हूं कि बेवकूफी की जड़ गई कहां तक है। ये हम लोगों के साथ होता है भाई साहब, क्या करें, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं हम लोगों को। हास्य का कवि
तैयार कैसे होता है, पैदा कैसे होता है? उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं, हाथ से कहा कभी तैयार हो जाता है। अब साहब मेरा बड़ा बेटा 10th क्लास में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है। पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो के आ गया। मुझको डांटा जैसे अपने बाप डांटते ही। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक फिर फेल हो गया। आसपास के वातावरण को देख, कुछ सीख, दूसरों को देख। शर्मा जी की लड़की को देख 98% नंबर, मिश्रा जी की लड़की को देख 96% नंबर। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखे आदमी। बहुत अच्छे मेरे लायंस क्लब के आदमी से अच्छे लोगों, मेरे बंबई के अच्छे लोगों, आपकी तालियां उठाकर गलत जगह पे आ गया। मेरा दर्द ये है ही नहीं है सर, मेरा दर्द कांति जी, मेरा दर्द ये बिल्कुल नहीं। मेरा दर्द ये है, अब बताता हूं। मेरा दूसरे नंबर का बेटा 8 साल की मासूम उम्र साहब, क्लास 4 में पढ़ने वाला लड़का, स्कूल से लौट करके आता तो निराश उदास रहता था, जैसे हमेशा बच्चे रहते हैं। स्कूल से लौट करके आए, इस ट्यूशन से उस ट्यूशन, कभी खुश नहीं देखा मैंने उसको। एक दिन स्कूल से लौटा तो बड़ा प्रसन्न, नाच रहा, गा रहा, कूद रहा, डीजे बजा। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अरे पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। ये 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा है भाई साहब। बोला पापा इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल की लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने उसको कान पकड़ के डांटा, मैंने कहा नालायक यही संस्कार है। जो मैडम पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती, तुझे ज्ञान देती, उसे हमेशा अपनी मां समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपनी जुगाड़ में रहते हो। हम लोग करें तो करें क्या साहब? बच्चे पैदा होने बंद हो गए साहब, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए। संकट यहां से शुरू है। बच्चे उम्र से पहले, व्हाट्सएप ने उम्र से पहले, फेसबुक ने उम्र से पहले बड़ा कर दिया साहब उनको। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ, सोफे पर बैठा हुआ एक फिल्म देख रहा था। फिल्म मेरी देखी थी, इसने में वही 8 साल का आइटम आके बीच में फंसा। शार्प, होशियार। मुझे फिल्म मेरी देखी हुई थी, मुझे लगा कि फिल्म में 5 मिनट बाद कोई ऐसा सीन आएगा जो कम से कम अपने 8 साल के बच्चे के साथ बैठ के नहीं देखना चाहिए। मैंने अपनी श्रीमती जी की आंखों में इशारा किया, श्रीमती जी ने बखूबी समझा उसको। हम दोनों उठ करके बालकनी में चले गए। 6वें मिनट में मेरे 8 साल के उसी बच्चे ने आवाज दी, पापा मम्मी अंदर चले आओ। वो वाला सीन गया। किससे पर्दा कर रहे हैं साहब हम लोग? बच्चे आजकल उम्र से पहले बड़े होने लग गए, तब ये सारे संकट पैदा हो रहे हैं। मैं, महेश जी ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, दिनेश बावरा ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैं उन दोनों को बधाई देता हूं। मैं अगर चाहूं तो इन दोनों से अच्छी कविता सुना सकता हूं क्या? लेकिन वैसी मैंने लिखी नहीं। अच्छी कविता लिखना रिस्की काम है साहब। सबसे अच्छी कविता तुलसीदास जी ने लिखी, हमारे बीच में नहीं। कबीरदास जी ने लिखी, कहां है? सूरदास जी ने लिखी, नहीं है हमारे बीच में। और क्या दिया हिंदुस्तान ने? तुलसी को, सूर को, कबीर को। इन तीनों के नाम की तंबाकू और जर्दा बिक रहा है भाई साहब हिंदुस्तान में। बहुत अच्छे। मैं अच्छी लिखूं, मेरे नाम का गुटखा बिकने लग जाए भाई साहब। इसलिए मुझे डर लगता है अच्छी कविताएं लिखने में। लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पीछे के लोगों से भी उम्मीद है कि उनके भी हाथ उठेंगे, क्योंकि वो ईश्वर के थोड़ा ज्यादा नजदीक हैं। ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इसलिए भी मैं प्रणाम करता हूं। एक कविता विशेष आपको सुना देता हूं, जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके पूरे 24 घंटे लगते हैं आप सबके प्यारे से चेहरे देखने के लिए। सबसे लंबी यात्रा करके आपके बीच में हूं। एक कविता जिसने अशोक सुंदरानी को अशोक सुंदरानी बनाया, कांति जी का प्यार भरा आमंत्रण मिला, अलका जी का आमंत्रण मिला। कविता क्या है वो साहब? मीडिया की उपज है। सिर्फ 5 मिनट, 5 से 6 मिनट आप, मेरा नजर उन्हीं की तरफ है। और वो दादाजी बैठे हुए मेरे प्राणदायक, प्राणवायु देने वाले, उन्हीं के ऊपर नजर है जो आज उन्होंने मेरी इज्जत बचाई है। काश हिंदुस्तान में कोई निर्भया की भी बचा लेता है ऐसे ही आकर के, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। मैं कब अच्छी बात कह जाऊं मुझे खुद पता नहीं रहता, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा मुझे। मेरी कविता क्या है? 7 मिनट कीमती और दीजिएगा साहब।
कविता क्या है? मीडिया की उपज है साहब। मीडिया आजकल का इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया मीडिया। एक और सरदार साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आइए सर, आइए सर। जमाने बदले हैं साहब। पहले तानसेन गाया करते थे तो हिरन, बारह सिंगा, मृग आते थे। आज मैं गा रहा हूं तो किरदार भी आ रहे हैं। तो ये जमाना ही बदला है साहब। आइए सर, आपका स्वागत है। इनके लिए नहीं कहूंगा, इनको पता था कि कब अच्छा कवि आएगा, क्या पता चल दें ये भी सिखा देंगे सर। सरदार जी को केवल सोनिया जी ही बिठा सकती, मेरी कहाँ औकात है कि जब भी को बिठा दूँ इनको। आइए सर, पधारिए सर। अगर आप एक सिंधी अडवाणी तो खुद ही गद्दी पे बैठने को तरस रहा, मैं कहाँ बिठा सकता हूँ आपको सर। एक बार जोरदार तालियां वालियां बजा दें सर। मैं क्या बताऊं सर, पता नहीं किस उसमें है। आइए दोस्तों, आइए। अच्छा, दो कुर्सियां एक साथ चाह रहे हैं सरदार, ये भी चक्कर है। आइए। मैं कह रहा था मेरी कविता, माफी चाहता हूं सर। कविता क्या है? मीडिया की उपज है साहब। मीडिया से निकल करके आई कविता। मीडिया आजकल का इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में हाजिर, इधर घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती हैं कि अखबार में छपे तो हम घटे। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है कि एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते बंदरिया जब बोर हो गई तो उसने बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब, जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं मैं आपके लिए ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा आपके लिए, तो वो ऐसा भी कर देते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा और शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर है, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा। उसने लाल लाल आंखें करके आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया कि बंदर की इतनी मजाल। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया। गांव में भी कहां जाए तो देखा है टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने कर लिया। अब शेर आया तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ढक गया। तो टेलर मास्टर के धोखे में शेर ने बंदर से ही पूछा, क्यों भाई, तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या? तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गया, बोले छप गई क्या गुरु? इतना तेज मीडिया है भाई साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरता है भाई साहब उससे। तो अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जब इराक के दौरे पर गए तो एक इराकी पत्रकार जैदी ने उन पर जूता फेंक दिया। एक अंतरराष्ट्रीय घटना है, आप सभी को पता होगी। बुश ने गर्दन बचा ली तो जूता बुश के पीछे गिरा। जूता बुश, बुश जूता 6 महीने तक दिखा टीवी पर। तो लोगों ने जूते को बधाई दी, जूते भाई बधाई, इस समय तो तुम दिख रहे हो टीवी पे। तो मैंने भी बधाई दे दी जूते को। वो बुश पर वो जूता पड़ने के बाद हिंदुस्तान में एक क्रम चला, कभी इस पर, कभी उस पर, कभी इस भ्रष्ट नेता पर, कभी उस भ्रष्ट नेता पर। अभी 10 महीने पहले कांग्रेस के एक नेता को दिखाया गया, चला गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे कि मैं जनार्दन द्विवेदी की बात कर रहा हूं। तो जब लगातार जूता नेता नेता जूता दिखा तो बधाई मिली जूते को। बोले इस समय तो टीवी पे तुम दिख रहे हो। तो मैंने कहा जूते भाई मेरी भी बधाई स्वीकार करो। मेरा इतना सुनना था कि जूता रोया। मैंने कहा क्यों रो रहा है? बोले तमाम लोगों ने बधाई दी, अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अशोक सुंदरानी, जब तुम्हारे जैसा कवि मुझे इस बात के लिए बधाई देता है तो दिल टूटता है। और आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने मुझे कविता लिखने का विषय ही नहीं समझा। तुम माया नगरी जा रहे हो, अगर तुम मेरा दर्द दिख पाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरे अच्छे दोस्तों, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रोताओं के सामने जूते का दर्द रखता हूं। एक पल के लिए मान लें कि जूता आपसे बात कर रहा है।
जूते का दर्द, अशोक सुंदरानी की जुबानी। अब तक मैंने जो कुछ कहा उसे किनारे रखिएगा। अशोक सुंदरानी अब शुरू होता है। कोई बात कलेजे में ठक से लग जाए तो निराश मत कीजिएगा, आपका हाथ हवा में उठेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा कि जूते का दर्द कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। 14 वर्षों की काव्य साधना ने मां सरस्वती में जो सबसे अच्छा डाला है मेरी झोली में, वो आपको सौंपता हूं कि हम कभी कपड़ों से कभी चमड़ों से मढ़े गए। किसी का बहुत प्यार आया तो हम सितारों में भी जड़े गए। हमने आदमियों की तरह कभी फर्क नहीं रखा अपनों में और गैरों में। हम जितने समय तक भी रहे ईमानदारी के साथ रहे लोगों के पैरों में। हमने नुकीले पत्थरों का दर्द भी अपनी छाती पर सहा, लेकिन प्रतिरोध के स्वर में एक भी शब्द उसका नहीं कहा। आप लोगों ने इतने लंबे समय के त्याग, तपस्या और बलिदान का हमें ये क्या सिला दिया। हमें कोई पुरस्कार देने के बजाय उल्टे हमारा कलेजा ही जला दिया। और हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। कमाल है साहब। अगर ये शुरुआत है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ दिया ईमानदारी के साथ कहता हूं, अगर ये शुरुआत है तो आप लोग तो तालियों का परमाणु विस्फोट डाल देंगे मेरी झोली में। मुझे पूरा भरोसा है कि हम अब तक आशिकों पर पढ़कर ही बहुत खुश थे यार, फिर हमें क्यों इन नेताओं पर चला दिया। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। तालियां गलत जगह पर बजा रहे हैं आप लोग। तालियां तो अगली पंक्ति पर मांगता हूं आपसे। क्या समझते हैं आप कि इससे घटा इनका सम्मान है? नहीं भाई साहब, दरअसल ये सरासर हमारा अपमान है। उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। क्या बात है। और अब इतिहास संभालें। बहुत सारी मेरी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं। आमतौर पर इतनी महिलाओं की उपस्थिति नहीं होती। एक नाजुक एहसास सौंपता हूं, नाजुक एहसास आपके पास तक पहुंचे तो तालियां यहां तक पहुंचे कि उड़ाया गया हमारा उपहास है, क्योंकि इन भ्रष्ट नेताओं से ज्यादा गौरवशाली हमारा इतिहास है। हम स्कूल जाते हुए बच्चे की प्रथम चाह बने। हमने पहुंचाया लोगों के पैरों को हमेशा आराम। हम नहीं कभी भी किसी के लिए आह बने। हमने खोजी खेतों के बीच में से भी पगडंडियां, लड़खड़ाते कदमों की हमेशा राह बने। और हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हम ही थे। और मांगता हूं तालियों का वो परमाणु विस्फोट। कविता की 2 प्राण पंक्तियां देता हूं, आपकी तालियां बजाने की क्षमता, ऊर्जा, अवधि देखना चाहता हूं कि हम ही थे जो जीजा और साली के मधुर रिश्तों के प्रारंभ के प्रथम गवाह बने। हमने सर्दी की चुभन और गर्मी की तपन, दोनों को बराबर सह के लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। और जब हम उतरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों से, तो अयोध्या का शासन 14 बरस तक हम ही ने चलाया। कमाल, हाथ उठा के तालियां होंगे। बहुत कमाल, बहुत अच्छा, कमाल, बहुत अच्छा। और 1.5 मिनट में संभाल लें जूते का दर्द और मुझे विदा करें कि आजादी के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, महात्मा गांधी जी के प्रयास से कहें या अंबेडकर जी के प्रयास से, एक लंबे समय के बाद मिला दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, हरिजनों को, एक लंबे समय के बाद मिला आप लोगों का प्यार, मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार। तो भाई साहब, हमने तो सदियों से बिना किसी स्वार्थ के अनवरत लोगों को मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचाया। फिर हमारा क्या गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं। अरे वाह, माफ करें मेरे मुंबई के लोगों, शायद ये तालियों की पंक्तियां नहीं थी। अब अगली पंक्ति पर आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर भी तालियां बजाने की हिम्मत जुटा पाते कि नहीं। फिर हमारा क्या 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 गुनाह था जो मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शनों का अधिकार हमें आज तक नहीं मिल पाया। तो आप सब तर्क देंगे कि हमारे ऊपर थोड़ी सी धूल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी गंदगी है, इस कारण मना है मंदिरों में प्रवेश और वर्जित खुदा की बंदगी है। तो जो सवाल मेरे सीने में दफन था जाने कब से, क्योंकि आज माया नगरी में प्रसंग आ गया है, तो बड़ी मासूमियत से पूछता हूं आप सबसे कि थोड़ी सी धूल, मिट्टी और गंदगी के कारण हम बाहर ही सीढ़ियों पर पड़े रह जाते हैं और आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या, छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। क्या बात है, बहुत आभार। और अगली 4 पंक्तियों में व्यंग, वेदना, करुणा और ठहाका चारों चीज एक साथ आ जाए तो मजबूत तालियां बिखरें। जितना खूबसूरती से आप लोग सुन रहे हैं, जितना अच्छा व्यंग को पकड़ रहे हैं, हो सकता है चौथी पंक्ति मेरी जुबान पे रह जाए
तीसरी पंक्ति से ही तालियों और ठाकों का महोत्सव हो जाए इस बड़े से सभागार में, कि आप सब लोग अपने मन में ढेर सारी ईर्ष्या छल कपट की गंदगी लेकर बड़े आराम से मंदिरों में चले जाते हैं। इस बात का नहीं हमें कोई गिला कि हमें इस जमाने से क्या मिला क्या नहीं मिला। हम सीढ़ियों के बाहर धूल मिट्टी गंदगी में जहां पर भी पड़े हैं, कुछ आदमियों के कारण, कुछ आदमियों की नजरों में हम उस स्थिति में भी देवताओं से बड़े हैं। ये बात जूता छाती ठोक कर कहता है, क्योंकि मंदिरों में प्रवेश कर भगवान के दर्शन करते समय अधिकांश लोगों का ध्यान मैं प्रणाम करता हूं आप लोगों को। भाई कमाल सुनने वाले लोग हैं आप लोग, भाई कमाल सुनने वाले लोग हैं आप लोग। अधिकांश लोगों का ध्यान भगवान से ज्यादा हम जूतों पर रहता है, क्योंकि उन सबका मानना है प्रत्येक क्षण प्रति पल कि भगवान के दर्शन आज करो या कल, भगवान तो यही मिलेंगे। आप लोगों ने लिखी है क्या कविता? देखो सर जी, समझदार दर्शनार्थी वही होते हैं जो नए जूते चप्पल पहन के परिवार के साथ मंदिरों में जाते हैं तो अपने जूते चप्पल उतार कर ऐसी जगह रखते हैं जहां से भगवान भी दिखते। आप सब अनुभवी लोग हैं, मैं क्या कविता सुनाऊंगा। लेकिन वो मां सरस्वती जिस पर माल्यार्पण किया, जिसके सामने देव प्रज्वलन, वो आशीर्वाद देती हैं तो कहते हैं कविता वहां ले जाकर के खत्म करना जहां इतने बड़े लोग, इतने महनीय लोग नीचे बैठ करके तुम्हें प्यार और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां उपसंहार आपके हवाले करता हूं और मजबूत चालियां चाहता हूं अगली दो पंक्तियों में, मेरे लिए नहीं वरन उसके लिए जिसका जिक्र है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, भरिएगा ऊर्जा अपने हाथों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहां कहां नहीं पहुंचे। हमें तसल्ली और खुशी इस बात की है कि हम कहां कहां पहुंचे। हम लोगों के मकान, लोगों की दुकान, लोगों के कारखाने, लोगों की मिल तक पहुंचे। भाई साहब, हम ही थे जो जिद पर आए तो लोगों के जिगर, लोगों के दिल तक पहुंचे। और जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। जब हम पड़े 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 और विदाई दीजिएगा। अगर आपके अंदर का कहीं अन्ना फट पड़े, कहीं भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठे तो हाथों में संभालिएगा उसको कि जब हम पड़े हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में तो दुश्मनों को खदेड़ने कारगिल तक पहुंचे। भरोसा था हमें, विश्वास था हमें, जब तक हम हिंदुस्तानी सैनिक के पैरों में हैं, दुश्मन सैनिक हमारे भारतीय सैनिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारा सैनिक एक हाथ में तिरंगा और बंदूक लेकर जरूर जरूर सरहद के उस पार जाएगा, लेकिन तभी मेरे विश्वास की किरण गहरे अंधेरे में कहीं जाकर के फंस गई। दुश्मन सैनिक की गोली आई और मुझे और मेरे विश्वास को चीरती हुई उस भारतीय सैनिक के पैरों में धंस गई। तब पहली बार समूचा ये गरिमा में सदन माफ करे मुझे, तब पहली बार समस्त जूता संस्कृति को भूलकर पहली बार मेरी जुबान पर कोई बड़ी भद्दी सी गाली आई थी, क्योंकि किसी भ्रष्ट नेता ने मेरी खरीद तक में दलाली खाई थी। पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार पहली बार। इसके बाद भी भाई साहब ये जहां हैं भले हैं चंगे हैं। इन्हीं के कारण देश की आधी आबादी के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। इन्हीं के कारण सारे झगड़े फसाद और दंगे हैं। दंगा इनके लिए सिर्फ कुर्सी का खेला है और इन दंगों को मासूमों ने और हम ही ने सबसे ज्यादा झेला है। पिछले दंगे के बाद जब नेताजी ने अपनी कुर्सी मासूमों के खून से धोई थी तो सीता की चप्पल सलमा के सैंडल के गले लिपट करके फूट फूट कर रोई थी। इसलिए 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 अगर हम कपड़े के हैं, चमड़े के हैं तो हमें काटिए छाटिए, बेशक अपने पैरों में लाने के लिए कई टुकड़ों में बांटिए। अगर हम प्लास्टिक या नायलॉन के हैं तो हमें बेशक तपती हुई भट्टी की आंच में जलाइए गलाइए, लेकिन भगवान के लिए हमें भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए, हमें भ्रष्ट नेताओं पर मत चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।